वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोथेरेपेटिक्स के टॉपिक निमोनिया के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि निमोनिया क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी कॉजेस क्या क्या है, इसकी डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निमोनिया की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि निमोनिया की डेफिनेशन क्या है। तो निमोनिया की डेफिनेशन क्या है? निमोनिया इज अ फॉर्म ऑफ एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन दैट आर कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया और फंगस। यानी ये जो निमोनिया है ये एक तरीके का एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है जो कि वायरस, बैक्टीरिया या फिर फंगस से होता है। तो ये कौन सा इन्फेक्शन है? ये है रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। यानी कि इस इन्फेक्शन में, निमोनिया की इन्फेक्शन में जो ह्यूमन बॉडी का रिस्पायरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होगा। और रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो हमारा ऑर्गन है, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट है, वो क्या है? लंग्स। तो इसका मतलब निमोनिया की डिजीज में जो पेशेंट होगा उसके लंग्स में प्रॉब्लम आएगी, उसका रिस्पायरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होगा। और ये जो इन्फेक्शन होता है ये किससे होता है? ये इन्फेक्शन या तो बैक्टीरिया, या तो वायरस, या फिर फंगस से भी हो सकता है। लेकिन ये जो ये इन्फेक्शन होता है ये होता तो तीनों ही चीज़ों से है, लेकिन जो कॉमनली इन्फेक्शन होता है, मतलब आमतौर पे जो भी निमोनिया का इन्फेक्शन होता है वो ड्यू टू द बैक्टीरिया होता है, वो ड्यू टू द बैक्टीरिया होता है। और ये जो इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया जब होती है तो वो काफ़ी सीवियर होती है। यानी कि वो निमोनिया जो बैक्टीरिया की वजह से होती है वो काफ़ी क्रिटिकल, काफ़ी सीवियर होती है और जल्दी ही फाउंड होती है। जो अक्सर निमोनिया देखने को मिलती है वो बैक्टीरियल निमोनिया ही देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट लीड्स टू द इन्फ्लेमेशन इन द एयर सैक ऑफ द लंग्स, वन और बोथ। एवरी ह्यूमन बॉडी के अंदर दो लंग्स पाए जाते हैं। तो ये जो इन्फेक्शन है, क्योंकि ये रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है, इसका मतलब इसमें लंग्स तो इन्वॉल्व होगा ही। तो इस इन्फेक्शन में या तो दोनों लंग्स या फिर एक लंग्स की एयर सैक में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। यहाँ पे एक टर्म आया एयर सैक, तो इसमें क्या होगा? ये एयर सैक में इन्फ्लामेशन होगा। अब ये एयर सैक में इन्फ्लामेशन होता है तो ये एयर सैक क्या है? तो हम सबसे पहले एयर सैक देख लेते हैं कि एयर सैक क्या होता है जिसमें इन्फ्लामेशन होता है निमोनिया का। तो देखिए, जो भी बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें उसका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट है उसमें क्या है? ट्रैकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स। अब ये है ट्रैकिया और उसके बाद ये दो लंग्स है। ये जो दो लंग्स हैं, इन दोनों लंग्स में जैसे कि आप प्लांट की ब्रांचेस देखते हो ना, जो पेड़ों की शाखाएं होती है, प्लांट की ब्रांचेस होती हैं, सेम वैसा ही स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। जो प्लांट की ब्रांचेस निकलती हैं, जिसको हम ब्रांचेस को टहनियाँ बोलते हैं, सेम ऐसे ही जो लंग्स होता है उसकी ब्रांचेस को हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ये ब्रोंकाई फर्दर और भी छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है जिसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये ट्रैकिया है, उसके बाद ये जो ब्रांचेस निकली इसको हमने ब्रोंकाई बोला, और उसके बाद ये जो ब्रांचेस फर्दर डिवाइड हो गई उसको हमने ब्रोंक्यूल्स बोला। अब ये ब्रोंक्यूल्स का स्ट्रक्चर है। अब क्या है? ये जो फर्दर डिवाइड हुई ब्रांचेस है वो यहाँ पे है। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स होता है ये और आगे चल के फर्दर डिवाइड होता है। ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये आगे चल के और भी फर्दर स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होते हैं। इनका स्ट्रक्चर बेसिकली सिमिलर होता है ग्रैप्स यानी अंगूर के गुच्छों के समान होता है इनका स्ट्रक्चर, जिसको हम एल्वुलाई बोलते हैं। ये आप देख लो, ये मान लीजिए एक अंगूर का पूरा बल्क गुच्छा हुआ है वो है, और ये भी एक अंगूर का सेपरेट गुच्छा है। तो ये जो ये गुच्छे हैं इनको हम एल्वुलाई बोल रहे हैं। और इनमें जो सिंगल ग्रैप्स होती है, यानी हम जैसे मान के चल रहे हैं कि जो अंगूर के गुच्छे में जो सिंगल ग्रैप्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल अंगूर बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये जो गुच्छा है इसको हमने एल्वुलाई बोला, और वो गुच्छे में जो सिंगल एल्वुलाई होगी उसको हम बोलते हैं एल्वुलर सैक, एल्वुलर सैक। और यहीं पे, या फिर एयर सैक, यहीं पे इन्फ्लामेशन हो रहा है निमोनिया का। यानी ये जो ब्रांचेस यहाँ से गई और यहाँ पे ये ढेर सारे जो ग्रैप्स के गुच्छे
बने हैं, ये जो गुच्छे बने हैं, इनमें ये जो सिंगल ग्रैप्स होगी, यानी जो सिंगल एल्वुलाई, ये तो पूरा एल्वुलाई हो गया, लेकिन जो इसमें जो सिंगल यूनिट होगी उसको हम एल्वुलर सैक बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो सिंगल यूनिट आप देख रहे हो, ये जो सिंगल सिंगल राउंड राउंड यूनिट है, ये क्या है, ये एयर सैक है, जो कि किसका पार्ट है, जो है एल्वुलाई का पार्ट। ये बिल्कुल सिमिलर कैसे है, ग्रैप्स के गुच्छों के सिमिलर होता है। अब नॉर्मल ह्यूमन में क्या होता है, ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन प्रोसेस, जब किसी भी ह्यूमन में जब रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, तो जो ऑक्सीजन, जो भी हम गैसेस बाय द नोज जब उसको लेते हैं, तो वो क्या होता है, वो लंग्स में जाता है, और उसके बाद ये जो गैसियस का एक्सचेंज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है लंग्स में, वो इन्हीं एल्वुलाई, यानी इन्हीं एल्वुलाई में पाने जाने वाले एयर सैक में होता है। तो क्या होता है, ये जो ब्रोंकाई है, ये एक तरीके की पाइप होती है। ये जो पाइप है, इस पाइप के थ्रू वो जो ऑक्सीजन, वो जो गैस आप ले रहे हो ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन, वो उस ट्रैकिया से होते हुए लंग्स में गई, लंग्स से जाने के बाद ये ब्रोंकाई में गई, ब्रोंकाई से जाने के बाद ब्रोंक्यूल्स में गई, और ब्रोंक्यूल से जाने के बाद ये एल्वुलाई में गई, और एल्वुलाई से भी अंदर अब वो कहाँ जाएगी, एयर सैक में जाएगी। तो ये जो एयर सैक होगा, वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, नॉर्मल केस में ये जो है, ये पूरा पैसेज क्लीन है, तो उस टाइम पर जब ये रिस्पायरेशन की प्रोसेस होगी, ड्यूरिंग द नॉर्मल रिस्पायरेशन प्रोसेस, ये एरिया क्लीन है, ये एरिया पूरा का पूरा क्लीन है। तो जब पर्सन रिस्पायरेट करेगा, जब पर्सन रिस्पायरेशन की प्रोसेस होगी, तो ये एयर आराम से आएंगी और एयर सैक में ट्रांसफर होगा, और वो एक्सेलेशन की प्रोसेस होगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो ये नॉर्मल प्रोसेस होगी और गैसेस एक्सचेंज होगा और रिस्पायरेशन की प्रोसेस नॉर्मल चलती रहेगी। बट ड्यूरिंग द निमोनिया कंडीशन प्रॉब्लम क्या होती है, निमोनिया की कंडीशन में यहाँ पे ब्रोंकाई, यहाँ पे जो ब्रांचेस हैं एल्वुलाई की, वहाँ पे जो एल्वुलर सैक है यानी एयर सैक है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से यहाँ पे म्यूकस का सिक्रीशन होता है। जो म्यूकस का सिक्रीशन होता है, तो ये जो एल्वुलाई है, ये जो आप एल्वुलाई देख रहे हो, इसकी जो एल्वुलर सैक है, वो होनी क्या चाहिए, नॉर्मली वो क्लीन होनी चाहिए, जिससे कि वो एयर का एक्सचेंज कर सके। बट ड्यू टू द इन्फ्लामेशन बाय द निमोनिया, इस एल्वुलर सैक में क्या जमा हो जाएगा, म्यूकस जमा हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये हेल्दी पर्सन का लंग्स का एल्वुलाई है और एल्वुलर सैक है। ठीक है, ये प्रॉपर क्लीन है, फ्री है, जो ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन प्रोसेस इजिली काम कर रहा है। बट ड्यूरिंग द निमोनिया कंडीशन, ये जो एल्वुलर सैक है, ये किससे भर गया है, ये म्यूकस से भर चुका है। तो ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन, जब निमोनिया का पर्सन रिस्पायरेशन करेगा, तो उसमें जो गैसियस एक्सचेंज इजिली होना चाहिए था, वो नहीं होगा। वो नहीं क्यों हो रहा है, वो जो पैसेज है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होना है, वो भरा हुआ है किससे, म्यूकस से। तो एयर प्रॉपर लंग्स में आ ही नहीं पाएंगी। जब एयर प्रॉपर लंग्स में आ नहीं पाएंगी, तो गैसियस एक्सचेंज होगा कैसे, गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और इसकी वजह से वो जो पर्सन है, वो प्रॉपर ऑक्सीजन का इनटेक नहीं कर पाएगा। क्लियर, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हर घर में क्या होता है, मोटर कनेक्शन होता है, और वो जो मोटर की पाइप होती है, वो डिफरेंट कनेक्शन से जुड़ी होती है, ढेर सारी टोटियों से जुड़ी होती है। तो ये जो मोटर का कनेक्शन है, वो आप इसको नोज से समझिए, ये हो गया आपका नोज इनहेल करना। उसके बाद वो जो ब्रांचेस है, वो ब्रोंकाई से समझिए, और जहाँ से पानी निकल रहा है, टोटियाँ जो है, वो एयर स्पेस आप समझिए। तो अब क्या है, वो जब आपका जब पूरी पाइपें क्लीन होती हैं, तो प्रॉपर पानी का फ्लो होता है, टोटियों से प्रॉपर पानी का फ्लो होता है। बट इन केस अगर वो जो पानी है, वो जो पानी है, उसमें काई जमा हो जाए, उस टोटियों में काई जमा हो जाए, तो ड्यूरिंग जब वो काई जमा हो जाएगी, तो आप जब मोटर खोलोगे, तो पाइपों से प्रॉपर पानी आएगा, नहीं आएगा। सेम वही कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो रही है। जब एयर सैक, जब प्रॉपर पानी नहीं आएगा, तो क्या होगा, जो
फ्लो होगा पानी का वो धीरे धीरे होगा। सेम यही चीज़ यहाँ हो रही है। यहाँ पे उन जो विंड पाइप है, जो आपके ये जो ब्रोंक्यूल्स है, जो आपका एयर सैक है, यहाँ पे क्या जमा हो, यहाँ पे म्यूकस जमा हो रहा है, जिसकी वजह से वो जो गैसियस एक्सचेंज होना चाहिए था वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। जिसको आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इसको यहाँ पे हम एल्वोलाई की सैक की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल क्लीन है। तो जब कोई रास्ता क्लीन है तो वहाँ से गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर वे में होगा, ये हेल्दी ह्यूमन का है। और यहाँ पे इसका अगर टीएस देखोगे आप तो ये बिल्कुल राउंड शेप का है, क्लीन है। लेकिन ड्यूरिंग द निमोनिया कंडीशन यहाँ पे म्यूकस जमा हो चुका है, और अब ये जो म्यूकस जमा है ये रास्ता को छोटा कर रहा है, ये रास्ते को नैरो कर रहा है, ये रास्ते में एडहेरेंस क्रिएट कर रहा है, ये रास्ते को ब्लॉक कर रहा है। तो जब ये रास्ते को ब्लॉक करेगा तो अब जो एयर नॉर्मली फ्लो होनी चाहिए थी वो फ्लो नहीं हो पाएगी। अब आप देखिए इस निमोनिया की कंडीशन में अगर हम इसका टीएस करके देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितना ढेर सारा एक्यूमुलेशन है। तो अब एयर को पास होने के लिए स्पेस सिर्फ इतना मिल रहा है, और यहाँ पे एयर इतने में पूरी पास हो रही है। तो रिस्पायरेशन किस कंडीशन में अच्छे से होगा, रिस्पायरेशन नॉर्मल कंडीशन में अच्छे से होगा। ड्यूरिंग द निमोनिया कंडीशन एयर का फ्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो इन्फ्लामेशन है वो आपके एयर सैक में इन्फ्लामेशन होने की वजह से वो जो पर्सन है, जो निमोनिया का पेशेंट है, उसके रिस्पायरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। ये तो बात हो गई आपके एयर सैक के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ता क्यों है निमोनिया के पेशेंट में। तो देखिए, जब भी आपके बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो आपकी बॉडी उससे अपने आप को बचाने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म यूज करती है, और उस वायरस बैक्टीरिया को आपकी बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। तो जब आपका जो ये लंग्स होता है, लंग्स, क्योंकि ये लंग्स में जो आप एयर इनहेल कर रहे हो वो बाहर से आ रही है, तो ये जो एयर होती है वो क्या है, उस एयर में डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, ये सब हो सकते हैं। तो जो ये आपकी बॉडी में लंग्स होता है वहाँ पे म्यूकस का सिक्रेशन होता रहता है, जिससे कि वो उस वायरस बैक्टीरिया को ट्रैप कर सके, उसको इन्फेक्शन को स्प्रेड करने से बचा सके। साथ ही साथ ये जो म्यूकस होता है वो लुब्रिकेशन का काम करता है, जिससे कि आपके जो लंग्स की सेल्स हो वो लुब्रिकेट रहें, ठीक है। तो ये होता है म्यूकस का काम। लेकिन ड्यूरिंग द इन्फेक्शन जब भी कोई वायरस और बैक्टीरिया आ जाता है तो उस केस में ये जो लंग्स होता है ये उस म्यूकस के, हमेशा म्यूकस का प्रोडक्शन होता रहता है आपके लंग्स में, लेकिन इस म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय आपका जो लंग्स है वो अपने आप को उस वायरस और बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, और जब ये प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है, वो म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। क्योंकि ये जो म्यूकस होता है इसके अंदर पावर होती है माइक्रोब्स को किल करने की, क्लियर। तो इसलिए क्या होता है, ये जो लंग्स होते हैं वो म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ाने लगते हैं। तो इसलिए जब भी कोई रिस्पायरेटरी डिजीज होती है तो उस केस में हमेशा ही म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ता है। ड्यूरिंग द, आप नॉर्मल फ्लू कोल्ड ले लीजिए, ड्यूरिंग निमोनिया भी कंडीशन हो गई, ड्यूरिंग ट्यूबरकुलोसिस भी क्या होता है, स्प्यूटम म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ता है। ऑल द कंडीशन दैट आर रिलेटेड टू योर लंग्स, उस केस में आपका लंग्स अपने बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म यूज करके म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे कि वो आपके लंग्स को प्रोटेक्ट कर सके। तो इसलिए निमोनिया के केस में म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं साइन और सिम्टम्स के बारे में कि क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं किसी भी निमोनिया के पेशेंट में। तो हमने आपको हमेशा बताया हुआ है कि जब भी आप किसी भी डिजीज को पढ़ो तो हमेशा उसको समझने की कोशिश करो। आपको कभी भी कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। वो डिजीज को जब आप समझ लेंगे तो आप उसके साइन और सिम्टम्स को अपने आप लिख सकते हैं। तो ये डिजीज रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। इसका मतलब इस डिजीज में जो सिम्टम्स अपीयर होंगे वो रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स अपीयर होंगे। और उसके साथ ही साथ ये डिजीज एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है। तो इन्फ्लामेशन का साइन क्या होता है, सबसे पहला जो इन्फ्लामेशन का साइन होता है वो टेम्परेचर का इंक्रीज होना होता है। तो अब इस केस में अब देखिए इसका साइन और सिम्टम्स क्या होता है। सबसे पहला जो साइन और सिम्टम्स आएगा वो होगा फीवर, हाई फीवर, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन होगा। जब इन्फ्लामेशन होगा तो बॉडी अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगी,
अपने आप को बचाने के लिए अपने बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, जिससे कि वो उस वायरस और बैक्टीरिया से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो जो पहला सिम्टम आएगा वो होगा हमारा फीवर नेक्स्ट जो सिम्टम आएगा वो होगा चेस्ट पेन ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। चेस्ट पेन ड्यूरिंग द ब्रीथिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि इस केस में, निमोनिया के केस में, जो चेस्ट है उसमें कंजेशन है, उसमें म्यूकस भरा हुआ है, लंग्स में म्यूकस भरा हुआ है। तो जब वो पर्सन जिसको निमोनिया है, जब वो ब्रीदिंग करेगा तो उसको चेस्ट में पेन होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है कफिंग का। तो कफिंग क्यों होती है? आपकी बॉडी का जो लंग्स होता है, ये जो लंग्स होता है जब ये कफिंग करता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये आपकी बॉडी में जो म्यूकस है उसको बाहर निकालना चाह रहा है। तो ड्यूरिंग द कफिंग ये जो बॉडी होती है, लंग्स होता है, ये एक्स्ट्रा जो म्यूकस है आपकी बॉडी से उसको निकालने के लिए कफिंग की प्रोसेस होती है। इसीलिए कभी भी आपको कफिंग अगर हो रही है तो उसको रोकना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालने की ये प्रोसेस होती है। तो या फिर स्प्यूटम निकल रहा है तो उसको भी आपको कभी रोकना नहीं चाहिए, उसको हमेशा क्या करना चाहिए, बॉडी से निकाल देना चाहिए, थ्रो कर देना चाहिए, क्योंकि वो जो प्रोसेस होती है वो आपकी बॉडी का क्लीनिंग प्रोसेस है। तो इसलिए कफिंग होना, स्प्यूटम का निकलना, इनको कभी भी आपको रोकना नहीं चाहिए। तो कफिंग होती है। इसके बाद नेक्स्ट होता है, वो भी कफिंग कैसे होगी? कफिंग विद बलगम, ठीक है, स्प्यूटम के साथ कफिंग होगी, बलगम होगा, और वो म्यूकस हमको इन द फॉर्म ऑफ बलगम होता है ना, तो उसको निकालने के लिए कफिंग होगी। तो इसका मतलब अब नेक्स्ट हमारा आता है फटीक, यानी कि पर्सन को थकावट लगेगी, क्योंकि जब देखिए रिस्पायरेटरी सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की भी तो कमी हो रही है ना, उसकी वजह से थकावट महसूस होती है। इसके अलावा रैपिड ब्रीथिंग, जो पर्सन होगा वो काफ़ी फास्ट ब्रीथिंग करेगा, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर को इनहेल कर सके और अपनी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सके, इसलिए जो ब्रीदिंग होती है वो रैपिड हो जाती है। इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी पर्सन को, और उसकी जो स्किन होगी वो ब्लू, उसके रेड, उसके जो लिप्स होते हैं और जो उसकी स्किन होती है वो ब्लूइश हो जाती है। ब्लूइश क्यों हो जाती है? क्योंकि जब बॉडी में ऑक्सीजन डाउन होने लगता है तो जो ये पर्सन जिनको ये प्रॉब्लम है उनके लिप्स नीले पड़ने लगते हैं, उनकी स्किन नीली पड़ने लगती है, क्योंकि उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इस वजह से ये प्रोसेस होती है। तो ये सिम्टम्स भी अपीयर होगा। इसके बाद कन्फ्यूज़न भी होती है निमोनिया के पेशेंट में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जो आपका ब्रेन होता है वो मैक्सिमम ऑक्सीजन को यूज़ करता है। इन द केस ऑफ निमोनिया बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उस केस में जो पर्सन है जिसको ये निमोनिया का इन्फेक्शन है उसका ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो काम कैसे करेगा, तो उसको कन्फ्यूज़न की सिचुएशन उसके अंदर डेवलप हो जाएगी। अब ये तो बात हो गई साइन और सिम्टम्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कॉजेज के बारे में कि क्या वो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से निमोनिया होता है। तो देखिए हमने स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है कि निमोनिया एक वायरस, बैक्टीरियल एंड फंगस इन्फेक्शन है। तो जो ये इन्फेक्शन है इसमें जो बैक्टीरिया यूज होता है वो होता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो इस निमोनिया के इन्फेक्शन को फैलाता है। इसके बाद फंगस में हमारा क्रिप्टोकोकस फंगस होता है, वो भी निमोनिया के इन्फेक्शन को स्प्रेड करता है। इसके बाद वो वायरस जो निमोनिया की कंडीशन डेवलप कर रहा है वो है इन्फ्लुएंजा वायरस। इवन कोविड-19 का भी वायरस निमोनिया की कंडीशन डेवलप करता है। जैसा कि आपने लास्ट 2 ईयर्स में देखा होगा कि वो पर्सन जिनको कोविड हुआ था उनको निमोनिया बहुत फास्टली हो रहा था, क्योंकि जो कोविड-19 का जो वायरस है वो निमोनिया को कॉज करने में कैपेबल होता है। तो इसलिए कोविड-19 का वायरस भी निमोनिया कॉज करता है। और ऊपर से कोविड-19 भी एक लंग्स की बीमारी थी ना, कोविड-19 में भी लंग्स में ही प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये निमोनिया को जनरेट करने में हेल्प करते हैं, ये निमोनिया कॉज करते हैं। नेक्स्ट हमारी है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया ये क्या होता है कि जब किसी भी पर्सन को हॉस्पिटल की वजह से निमोनिया हो जाए। तो हॉस्पिटल की वजह से निमोनिया क्यों होता है? देखिए जहाँ पे हॉस्पिटल है वहाँ पे ढेर सारे पेशेंट हैं, वो अलग अलग डिजीज से क्या है कॉज, उनके अंदर अलग अलग डिजीज हो सकती है। तो उस केस में अगर कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड है
तो क्या होता है, उसको कभी कभी निमोनिया का इन्फेक्शन हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे निमोनिया का भी कोई पेशेंट हो। तो उस समय क्या है, ये जो निमोनिया होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, ये काफ़ी डेंजरस होता है। क्योंकि एक तो पहली चीज़ कि अगर किसी पर्सन को ये हो रहा है, वो पहले से ही उस हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसकी इम्यूनिटी पहले से ही लो है, उसके साथ तो पहले से डिजीज़ के ट्रीटमेंट चल रहे हैं, तो एक तो ये केस हो गया। इसके अलावा वो जो निमोनिया का इन्फेक्शन हुआ वो किसी पेशेंट की वजह से हुआ होगा, तो हो सकता है वो पेशेंट उस ड्रग को यूज़ कर रहा हो, एंटी निमोनियल ड्रग को। तो इस केस में जब हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होती है तो वो काफ़ी डेंजरस होती है। इसको आप एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो कि जब कोविड-19 के जितने भी पेशेंट एडमिट थे ड्यूरिंग द हॉस्पिटल, तो जब वो कोविड-19 से रिकवर हो रहे थे तो उनको निमोनिया हो जा रहा था, या फिर उनको कोविड-19 के लिए एडमिट हुए बट उनको बाद में निमोनिया हो गया। वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि पहली बात तो कोविड-19 के पेशेंट को निमोनिया हो जाता है क्योंकि दोनों ही ब्रीदिंग इश्यूज की वजह से होती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे निमोनिया के होने का खतरा भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। अब नेक्स्ट है हमारा वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया का सबसे जो बड़ा एग्जाम्पल है वो ड्यूरिंग द कोविड ही है, क्योंकि वो पर्सन जो भी पर्सन वेंटिलेटर पे थे ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, तो उस टाइम उन जो पेशेंट थे उनको निमोनिया का इन्फेक्शन मैक्सिमम लोगों को हुआ था। क्योंकि वो पर्सन जो आईसीयू में एडमिट होते हैं और जो पर्सन जो आईसीयू में एडमिट होते हैं, जो वेंटिलेटर पे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, अक्सर जो है ना, अक्सर वो उनकी जो ट्यूब जो उनको ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन प्रोसेस के लिए जो ट्यूब बाहर से लगाई जाती है, उसमें निमोनिया का इन्फेक्शन उनकी वजह से हो जाता है। तो ये जो है वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया इसीलिए होता है क्योंकि जो वो ट्यूब यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन, वो निमोनिया कॉज करने के लिए निमोनिया कॉज करती है, क्योंकि वो ट्यूब वो डेली लगाए रहते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से उन पेशेंट को निमोनिया हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा एस्पायरेशन निमोनिया। तो एस्पायरेशन निमोनिया क्या होता है, ड्यूरिंग द अगर कोई पर्सन खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, तो अगर बाई चांस वो जो फूड है या फिर वो जो वाटर है वो उसके विंड पाइप उसके क्या हो लंग्स की पार्ट में चली जाए, तो उस केस में भी वो निमोनिया कॉज कर सकता है। तो ये तो हो गए हमारे कॉस्टिव फैक्टर्स, क्या वो कॉस्टिव फैक्टर्स है जो निमोनिया को कॉज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में कि कौन से वो पर्सन होंगे जिनके अंदर निमोनिया का खतरा ज़्यादा होगा। तो सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है वो है चिल्ड्रंस का। छोटे बच्चे, इवन जो 2 साल से छोटे के बच्चे होते हैं या फिर वो लोग जो ज़्यादा एज के होते हैं यानी 65 प्लस होते हैं, उन दोनों ही लोगों को निमोनिया का खतरा ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद वो पर्सन जो हॉस्पिटलाइज्ड है उसको हमने कॉस्टिव फैक्टर में भी बताया हुआ है, क्योंकि हॉस्पिटल ऐसी जगह है जहाँ पे निमोनिया के होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके बाद डिजीज लाइक अस्थमा सीओपीडी, यानी कि वो डिजीज जिसमें पहले से ही आपका लंग्स प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, उस केस में भी निमोनिया होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके बाद है हमारा स्मोकिंग। स्मोकिंग में क्या होता है कि ये जो स्मोकिंग होती है, तो जो ये स्मोकिंग जो पर्सन करते हैं उनके अंदर जो उनके लंग्स का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है ना, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उन पर्सन को निमोनिया होने का खतरा बढ़ जाता है। और इसीलिए स्मोकिंग वाले पेशेंट के अंदर लंग्स की डिजीज के होने का खतरा भी बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी का वो लंग्स का डिफेंस मैकेनिज्म अच्छे से काम नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है हमारा वीक इम्यून सिस्टम, यानी वो सभी चीज़ें जिसमें किसी भी पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक हो जाए। तो उसमें क्या है हमारा HIV एड्स, अगर किसी पर्सन को HIV एड्स है तो वो उनका इम्यून सिस्टम पहले से वीक होता है, तो उनको कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। इसके अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट, यानी वो कंडीशन जिसमें हम पहले से ही इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहे हैं, जिसको हमने टीबी में भी बताया हुआ है कि टीबी में भी क्या हो रहा था, वो पर्सन जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ था उनके अंदर टीबी का इन्फेक्शन जल्दी होता है। इसके अलावा कीमोथेरेपी, अगर पर्सन कीमोथेरेपी ले रहा है तो उसको भी निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। इसके बाद लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी, तो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी जो पर्सन लेते हैं उनके अंदर भी निमोनिया के होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डायग्नोसिस के बारे में कि कैसे हम डायग्नोस करेंगे किसी पेशेंट को कि उसके अंदर निमोनिया का इन्फेक्शन है। तो जो हमारा पहला टेस्ट होता है वो है ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट से हम ये पता कर सकते हैं कि क्या उस पर्सन के अंदर
जो निमोनिया के बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है। सेकंड होता है हमारा चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे जब भी किसी भी डिजीज़ में हमें लंग्स का डिजीज, कोई भी लंग्स की डिजीज़ होती है तो उसमें हम एक्सरे तो ज़रूर लेते हैं, क्योंकि एक्सरे से विजिबली पता चल जाता है कि किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, तो चेस्ट एक्सरे करते हैं। इसके अलावा पल्स ऑक्सीमीटर। अब पल्स ऑक्सीमीटर को तो हमने कोविड में इतना यूज़ किया कि हम सभी को पता है कि पल्स ऑक्सीमीटर क्या काम करता है। तो पल्स ऑक्सीमीटर बॉडी में सैचुरेटेड ऑक्सीजन को बताता है, बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को बताता है। यानी अगर कोई भी पर्सन जिसके अंदर निमोनिया का इन्फेक्शन है तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पा रहा है ना, तो उस केस में क्या होगा, उस पर्सन के बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी। तो अगर हमें किसी पर्सन को पता करना है कि उसके अंदर निमोनिया है या नहीं है, तो हम पल्स ऑक्सीमीटर से उसका ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है या नहीं है। अगर ऑक्सीजन की कमी है तो मे बी वो कॉज एक हो सकता है निमोनिया का। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट होता है हमारा स्प्यूटम टेस्ट। तो स्प्यूटम टेस्ट हम टीबी में भी करते हैं, स्प्यूटम टेस्ट हम निमोनिया में भी करते हैं। तो क्योंकि दोनों में ही क्या हो रहा था, कफिंग हो रही थी, तो क्या होगा, स्प्यूटम टेस्ट करेंगे जिससे कि हम उसका स्प्यूटम में पता कर पाए कि उसके स्प्यूटम में कौन से वायरस है, बैक्टीरिया है, या फिर निमोनिया है, या फिर टीबी का इन्फेक्शन है, वो हम पता कर पाए। नेक्स्ट हमारा सिटी स्कैन। सिटी स्कैन, इसके अलावा प्लूरल फ्लूइड कल्चर। तो वो जो बलगम होता है उसका हम कल्चर करते हैं और ये पता लगाते हैं कि उस पर्सन जिसका हम प्लूरल चेक कर रहे हैं फ्लूइड, उसके अंदर निमोनिया का इन्फेक्शन है या नहीं है। इसके बाद ब्रोंकोस्कोपी। तो ब्रोंकोस्कोपी एंडोस्कोपी से मैच कर रहा है ना, तो एंडोस्कोपी में हम क्या कर रहे थे, हम उस एक कैमरा डाल के पर्सन के अंदर उसकी लाइनिंग को देख रहे थे जीआईटी की। और ब्रोंकोस्कोपी में हम क्या करते हैं, इसमें भी हम एक पतली ट्यूब डालते हैं और इसमें हम लंग्स के पार्ट को देखते हैं कि वो लंग्स का पार्ट सही है या नहीं है। मतलब लंग्स के पार्ट को चेक करेंगे कि लंग्स में म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा है क्या या नहीं बढ़ा है, ये चीज़ हम उसमें चेक करते हैं। इसके बाद हमारा आर्ट्रियल ब्लड गैस टेस्ट। इसमें हम ऑक्सीजन के लेवल को चेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को चेक करते हैं कि कितना इनका लेवल है। अगर नॉर्मल रेंज में है इसका मतलब कि जो पर्सन है उसका लंग्स प्रॉपर काम कर रहा है। अगर नॉर्मल रेंज में नहीं होगा इसका मतलब उस पर्सन में निमोनिया का इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की, कि कैसे हम प्रिवेंट करेंगे किसी भी पर्सन को कि उसको ये निमोनिया का इन्फेक्शन ना हो। प्रिवेंशन है उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर किसी भी पर्सन को प्रिवेंट करना है तो उसको हम वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो वैक्सीनेशन जो होता है, इसलिए छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन हर शेड्यूल्ड उनका वैक्सीनेशन करवाया जाता है कि उनको निमोनिया का इन्फेक्शन ना हो, तो वो उनके लिए वैक्सीनेशन है। इसके अलावा वो पर्सन, अगर कोई पर्सन जो इसको क्या अगर निमोनिया से बचना है तो उसको स्मोकिंग क्विट करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग क्या होती है, जो स्मोकिंग की वजह से लंग्स के डिफेंस सिस्टम का पार्ट अच्छे से काम नहीं कर पाता है। तो अगर हम स्मोकिंग को छोड़ देंगे तो हमारा लंग्स अच्छे से काम कर पाएगा। इसके बाद हेल्दी फूड लेना चाहिए, क्योंकि ये एक डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से हो रहा है। एक इन्फ्लामेशन है, तो अगर आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी तो वो उस चीज़ से फाइट कर पाएगी। तो इसलिए हमें हेल्दी फूड लेना चाहिए। इसके अलावा हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। हम हाइजीन को क्यों बोले मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये एक वायरल, बैक्टीरियल एंड फंगल बीमारी है। तो ये तीनों चीज़ें क्या है, ये तीनों चीज़ें अगर हम क्लीनिंग प्रॉपर रखते हैं, साफ़ सुथरा माहौल रखते हैं, या फिर जो भी हमारी चीज़ें हैं उनको हाइजीन पर्पस हाइजीनिक तरीके से यूज़ करते हैं, तो हम निमोनिया के खतरे से बच सकते हैं। क्योंकि ये सभी वायरस, बैक्टीरिया और फंगस की बीमारियां हैं, तो ये सभी कहाँ होती है, ये गंदगी की वजह से ही होता है, तो इसलिए उससे हम बच सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, कि कैसे हम ट्रीट करेंगे किसी भी निमोनिया के पेशेंट को। तो जो पहली चीज़ है, ये एक क्या है, माइक्रोबियल बीमारी है जिसमें वायरस, बैक्टीरिया और फंगस यूज़ हो रहा है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ करेंगे। तो मैक्सिमम जो एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं वो इन केस ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया में यूज़ की जाती हैं, जिसका एग्जाम्पल है एजिथ्रोमाइसिन, लीवोफ्लॉक्सासिन। तो ये लीवोफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स हैं जिसको हम निमोनिया के पेशेंट में यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें वायरल निमोनिया की, तो ये जो वायरल निमोनिया होता है ये विदाउट ट्रीटमेंट भी ठीक हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए तो इस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है जिससे हम ट्रीटमेंट करेंगे वो है क्या,
सिम्टोमेटिक रिलीफ दिलवाएंगे पेशेंट को। तो सिम्टम्स में क्या है, उसको पेन हो रहा था, फीवर था, एनाल्जेसिक, तो उसको फीवर और पेन को रिड्यूस करने के लिए हम एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें हमारा एसिटामिनोफेन यानी पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन एस्पिरिन को यूज करते हैं। इसके बाद क्योंकि वो उस पर्सन को कफ हो रहा था, तो कफिंग हो रही थी, तो उसको कफ को रोकने के लिए हम कफ सप्रेसेंट देते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन की थेरेपी, यानी वो जो पर्सन जिसको निमोनिया का इन्फेक्शन है, अगर वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि उसके अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ही कमी हो चुकी है, तो उस केस में उसको डायरेक्ट ऑक्सीजन की सप्लाई करवाई जाती है। तो उसमें हम ऑक्सीजन थेरेपीज भी यूज़ करते हैं। इसके बाद आईवी फ्लूइड्स, क्योंकि ड्यूरिंग द निमोनिया फीवर होता है, बॉडी से म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से वो जो पर्सन है जिसके अंदर निमोनिया का इन्फेक्शन है, उसकी बॉडी से फ्लूइड का लॉस होता है। तो इस केस में उस पर्सन को हम आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं, जिससे कि हम उसकी डिहाइड्रेशन को रोक पाए। तो इसलिए आईवी फ्लूइड को हम क्यों चढ़ा रहे हैं, क्यों हम उसकी डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट कर पाए। तो इस तरीके से हम किसी भी निमोनिया के पेशेंट के ट्रीटमेंट को करते हैं। अगर हम बात करें नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की, तो देखिए इसमें ऐसा कोई नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर वो पर्सन को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, लंग्स को स्ट्रांग रखने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना चाहिए, साथ ही साथ हाइजीन को मेंटेन करके रखना चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग्स हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, निमोनिया के इन्फेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।